Good morning student. In today's lecture we will start with the new topic the Payment of Wages Act 1936. तो जो आपका एक्ट है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 बेसिकली वो वेजेस की बात करता है। उसका जो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि हम इस एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, लेबर लॉ में इस एक्ट को क्यों इंक्लूड किया गया है, तो जब हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करते हैं तो अगर हम लेबर लॉ की बात कर रहे हैं तो हम लेबर लॉ में डिफरेंट एक्ट पढ़ रहे हैं और हर एक एक्ट का एक अपना एक पर्पस है, उसको बनाने का एक पर्पस है कि उस एक्ट को क्यों बनाया गया है। मतलब अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट की बात करूं जो हमने पहले पढ़ा है तो उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी वर्कर्स हैं उनकी प्रोविजंस दिए गए, उनकी वेलफेयर की बात की गई है, उनकी सेफ्टी और हेल्थ की बात की गई है। फिर हमने चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़ा था, उसमें आपके जो चिल्ड्रन हैं उनके रिगार्डिंग प्रोविज़न दिए गए हैं। इन सब को हमने डिफरेंट कैटेगरी में एक लेबर की कैटेगरी में डाला गया है, तो इसलिए हमने सबका एक सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है जहाँ पे हम उनसे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग एक्ट बनाया गया है। तो ऐसे हमने जो वेजेस हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेजेस के रिगार्डिंग हमने एक अलग से एक्ट बनाया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इस एक्ट को बनाने का एक्चुअली में रीज़न क्या था, अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर आप लेबर की बात कर रहे हो तो लेबर हमने अगर लेबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो लेबर की डेफिनेशन में भी वही होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो वेज अर्निंग के लिए काम करता है उसको हम लेबर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। जो भी पर्सन वेज अर्न करने के लिए काम कर रहा है वो लेबर कहलाएगा। तो जब लेबर की डेफिनेशन में ही आप वेज को इंक्लूड कर रहे हो तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो लेबरर इसीलिए है क्योंकि वो वेज अर्निंग के लिए काम कर रहा है। होने क्या लग गया था कि आप इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, लेबर काफ़ी नंबर में लेबर काम कर रही थी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयर थे वो उनको जो वेजेस हैं वो टाइम टू टाइम पे नहीं करते थे, कुछ केसेस में पे ही नहीं करते थे, या फिर जो मिनिमम स्टैंडर्ड सैलरी उनको मिलनी चाहिए, जो वेजेस उनको मिलने चाहिए उतने उनको पे नहीं किए जाते थे। तो ये अगेंस्ट उनके जो ह्यूमन राइट्स है उसके अगेंस्ट है, या फिर उनका जो भी लीगल राइट बनता है उस काम को करने के लिए मॉरली भी ये ठीक नहीं है कि आप उनसे वर्क पूरा करा रहे हो लेकिन उनको वेजेस पूरे पे नहीं कर रहे हो। तो जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली इसी बात से हुआ कि वो उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया, उनसे पूरा काम कराया जाता था और उनको वेजेस पे नहीं किए जाते थे। तो जो स्टार्ट हुआ आपका कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ था कि ऐसा एक लॉ बनाया जाना चाहिए जो लॉ पर्टिकुलरली ये ही डील करे कि वेजेस जो हैं वो उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में पे किए जाएं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं हो कि किसी को वेजेस उसके टाइम टू टाइम नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा नहीं बहुत गैप पे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए जो है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो बनाया गया था। हम जो अभी अपने सिलेबस में पढ़ेंगे था वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पढ़ेंगे, लेकिन 1936 वाला जो एक्ट आया था उससे पहले भी एक एक्ट आया था जो पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करता था। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1926 में हुई थी। 1926 में क्या हुआ था कि पहले यही था कि इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको वेजेस वगैरह नहीं मिलते थे। तो ये हुआ कि 1926 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, मतलब उस टाइम जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही थी उन लोगों से प्रपोजल मांगा कि आप एक ऐसा कोई आइडिया दीजिए ताकि ये जो वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो उस टाइम जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अपने आइडियाज़ बताए, कुछ उन्होंने प्रपोजल्स दिए, कुछ रेगुलेशंस बताई कि ये रेगुलेशंस होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए। उनके जो भी उनके प्रपोजल्स थे सारे के सारे प्रपोजल आपके रॉयल कमीशन ऑफ लेबर, जो रॉयल कमीशन ऑफ लेबर है वो 1929 में फॉर्म हुआ था। और जब वो फॉर्म हुआ उसके बाद वो जो प्रपोजल्स थे वो आपके रॉयल कमीशन ऑफ
लेबर के सामने पेश किए गए, उनको प्रेजेंट किए गए और रॉयल कमीशन ने फिर उनको अप्रूवल दिया और उसके बाद उनका अप्रूवल होने के बाद द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1933 आया। तो आपका जो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1933 है वो सबसे पहले एक ऐसा एक्ट आया था जो पर्टिकुलरली सिर्फ वेजेस के रिगार्डिंग प्रोविजंस होल्ड करता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1933 आया, लेकिन उसमें हर कोई एक्ट जब स्टार्टिंग में बनता है तो कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर्ली उसमें नहीं कवर हो पाती हैं। तो उस एक्ट की जगह फिर हमने 1936 में द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लाए। 1933 का जो एक्ट है उसको हमने हटा दिया और हमने एक नया एक्ट बनाया 1936 जो अभी तक चल रहा है। इस एक्ट में अमेंडमेंट काफ़ी हुए हैं, मतलब टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं, जैसे सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, जितना रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से। बट अभी तक हमारे जो इंडिया है उसमें जब एम्प्लॉयज़ की वेजेस की बात करते हैं तो उसको जो डील करता है वो आपका द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 डील करता है। ठीक है, इस एक्ट को जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो असेंट मिली थी वो 23 अप्रैल 1936 को मिली थी और दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 28 मार्च 1937। तो आप ये डेट से याद रखिएगा, जो असेंट मिली थी वो 23 अप्रैल 1936 को मिली थी और जो एक्ट केम इनटू फोर्स आया था वो आया था आपका 28 मार्च 1937। और ये जो एक्ट है आपका वो होल इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा, ये पूरा आपका होल इंडिया में आपका एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के आने का। ठीक है, जब हम पेमेंट, आज के जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हम उसमें इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव, स्कोप और एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे और फिर डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मैं बात करती हूँ आपको स्कोप की या उसकी एप्लीकेबिलिटी की या फिर आप मान लीजिए उसकी ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करती हूँ तो जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसका जो सेक्शन 1 है, ठीक है, वो सेक्शन 1 क्या है, उसका टाइटल बताता है, उसका एक्सटेंट बताता है। टाइटल बताता है कि उसका टाइटल द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 होगा। एक्सटेंट बताता है कि ये जो एक्ट है वो होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा। दो चीज़ें हो गई, लेकिन आपका जो सेक्शन 1 है वो एक चीज़ और बताता है। वो क्या कहता है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आपका बनाया गया है, दैट एक्ट इज मेंट टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ सर्टेन क्लासेस। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो एक्ट है वो रेगुलेट करेगा वेजेस के पेमेंट का सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स के लिए ही सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया, इस एक्ट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दी ये आपने, कि आपने बता दिया कि ये जो क्लासेस के वर्कर्स हैं ये एक्ट सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम एप्लीकेबिलिटी के स्कोप की बात करें तो वो आपके सेक्शन 1 में दी गई है। सेक्शन 1 में आगे क्या कहा गया है, जो सर्टेन क्लासेस हैं फिर उसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 1 कहता है कि वो जो सर्टेन क्लासेस हैं वो बेसिकली वो वर्कर्स हैं जो ऑन एन एवरेज 6500 से ज़्यादा पर मंथ अर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बात करें तो ये एक्ट सिर्फ उन्हीं क्लासेस ऑफ लेबर पे अप्लाई होता है जिनकी सैलरी या जिनके वेजेस 6500 पर मंथ से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ हमने उस चीज़ को एक तरीके से रेगुलेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक तो कैटेगरी हमने ये डिवाइड कर दी कि 6500 से ज़्यादा अर्न करने वाले नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। दूसरा हमने 3 चीज़ें और बताई, उसमें बताया गया कि जो पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन पे भी ये एक्ट अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, रेलवे में जो बेसिकली काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं, उन पे भी जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो अप्लाई होता है। और जो आपने 3rd कैटेगरी बताई उसमें आपने ये बताया कि जो भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की आपकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 उसका जो है उसमें A to G तक आप पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन में क्या है, बट ट्राम वेज वगैरह दे रखे हैं, प्लांटेशन वगैरह दे रखे हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, जैसे शिप वार्फ वगैरह दे रखे हैं। तो आपने A to G तक वो इंडस्ट्रीज़ बता दी कि अगर इन इंडस्ट्रीज़ में, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में कोई वर्कर काम करता है, वहाँ पे एम्प्लॉय है, तो उस पर भी आपका द पेमेंट ऑफ वेजेस अप्लाई हो जाएगा। तो ये बात आ गई आपकी एप्लीकेबिलिटी की, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव वही है, उसमें ये है कि आपकी वेजेस जो हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट को बनाने का, इसमें जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। बट इन शॉर्ट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, इन ब्रीफ में बता देती हूँ, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है आपके इस एक्ट का? ये एक्ट बेसिकली ये बताता है कि आपके जो वेजेस पे किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपका एक डिसाइडेड होना चाहिए कि आप मान लो अभी जून चल रहा है, तो जुलाई मतलब जून के वेजेस मुझे अगले महीने की 7 तारीख तक मिल जाएंगे, या 10 तक मिल जाएंगे, या मुझे कैश में मिलेंगे या चेक में मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी और अलाउंसेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म होनी चाहिए आपकी वेजेस की, ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएशंस होती रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें बताया है कि रेगुलर इंटरवल्स पे मिलने चाहिए, ठीक है। होता क्या है, जनरली एक रूल बनाया गया है कि आपके जो भी पेमेंट, आपका जब सेक्शन 5 आप पढ़ोगे इस एक्ट का, तो उस एक्ट में भी यही बताया गया है कि जो आपके वेजेस पे होते हैं वो 1 मंथ के इंटरवल पे पे होते हैं। मतलब आज का मतलब आज के मतलब इस मंथ के मेरे वेजेस हैं वो नेक्स्ट मंथ में हो गए, नेक्स्ट मंथ के फिर उसके नेक्स्ट मंथ में। तो हर महीने के वेजेस मुझे टाइम टू टाइम मिलते रहने चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जून के वेजेस मुझे अगस्त में मिल रहे हैं, अगस्त के वेजेस मुझे फिर आगे जाके दिसंबर में मिल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर एक फॉर्म है उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे मिलने चाहिए, क्योंकि होता क्या है आपकी कोई भी आपका इस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्री है जिसकी भी मैं बात करूँ, वहाँ पे आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हर क्लास का हर एक तरीके का एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री में काम करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जिनका जो खुद मतलब सिंगल पर्सन होते हैं, अर्निंग सिर्फ उन्हीं की होती है। तो अगर आप रेगुलरली उनको पेमेंट नहीं करोगे तो उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और कुछ ऐसा होता है कि मतलब आप बेसिक नेसेसिटीज़ को भी बिना वेजेस के पे नहीं कर सकते हो, या फिर आप अर्न ही नहीं कर सकते हो, बेसिक नेसेसिटीज़ की भी फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। दूसरा क्या है कि कुछ आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, लाइक मतलब आपने हाउस लोन ले लिया या कोई लोन आपने ले रखा है, अब आपको वेजेस टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगे तो आप फर्दर उसको कैसे पे करोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो इसी वजह से हमको रूल्स बनाने पड़े। वो रूल्स इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनका हेरेसमेंट नहीं हो रहा हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उनका जो राइट है कि उन्हें टाइम टू टाइम वेजेस मिलने चाहिए वो उनको प्रॉपरली मिलना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें ये बात है कि प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड एंड अनलॉफुल डिडक्शन, ठीक है। क्या होता है कि अगर मैं अनऑथराइज्ड और अनलॉफुल डिडक्शन की बात करूं, डिडक्शन आपका एक मतलब पूरा टॉपिक दिया गया है, जो मेन टॉपिक हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हमारा सिलेबस जो कवर करता है वो डिडक्शन ही कवर करता है। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली बता देती हूँ डिडक्शन में क्या होता है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें तो डिडक्शन में क्या हो सकता है। डिडक्शन में बेसिकली क्या हो सकता है कि आपको वेजेस मिलते हैं, ठीक है, आपने छुट्टियां ले ली तो आपको प्रोपोर्शनेटली आपका, ठीक है, आपने वेजेस को डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए आप कभी हाफ डे में चले गए तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या फिर कुछ मतलब कुछ भी आप मान लीजिए उसके बेसिस पे, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं है। आपको मतलब सिर्फ आपको क्या है कि प्रेशराइज करने के लिए, आपके ऊपर डोमिनेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर क्या आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर देता है विदाउट एनी लॉफुल रीज़न, ठीक है। अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे अगर आपके वेजेस में से डिडक्शन होने लग जाता है तो उस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए, उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए आपके पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में सेपरेटली प्रोविजंस दिए
दिए गए हैं वो सेक्शन 7 में दिए गए हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो वेजेस है वो पर्टिकुलर फॉर्म में पे होने चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे पे होने चाहिए, और दूसरा अनलॉफुल डिडक्शन नहीं होना चाहिए आपके वेजेस में से। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके इंट्रोडक्शन की और ऑब्जेक्टिव की और एप्लीकेबिलिटी की। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस आपके सेक्शन 2 में काफ़ी दी गई हैं, लेकिन हमारा जो मेन डेफिनेशन है वो वेजेस ही है, क्योंकि यही मेन है। बाकी डेफिनेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसको मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और जो आपकी इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन है एक, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है। उसमें आपको A to G तक कुछ इंडस्ट्रीज़ बताई गई हैं जहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। जो एक्सप्लेनेशन है वो वेजेस के लिए है। वेजेस की डेफिनेशन दी गई है आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। ठीक है, वेजेस में वो क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ वेजेस की डेफिनेशन ही डिस्कस करेंगे। वेजेस में वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वेजेस में ऑल रेम्यूनरेशन, ठीक है, ऑल रेम्यूनरेशन में सैलरी भी हो सकती है, या फिर आपको कोई और मतलब कोई अदर फॉर्म है जिस भी नाम से आप बोलते हो उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जो भी आप मतलब सैलरी जो इन टर्म्स ऑफ मनी अर्न करते हो, ठीक है, मनी की फॉर्म में जो भी आप अर्न कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, उसको आपके रेम्यूनरेशन या वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। वही आपके मतलब वो ही आपके वेजेस होते हैं। ठीक है, ये आपने बता दिया कि जो भी रेम्यूनरेशन आप इन मनी फॉर्म अर्न कर रहे हो वो आपके वेजेस होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके सेक्शन 2 में फिर क्या है कि आपको कुछ ऐसे वेजेस के फॉर्म बताए हैं जो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो वेजेस की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड की जाएंगी या उनको ऐड नहीं किया जाएगा आपके वेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करते टाइम। तो वेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करते टाइम कौन से वो चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि आपको कोई भी मनी अगर मिल रही है, कोई भी रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है किसी अवार्ड और सेटलमेंट के ज़रिए मिल रहा है, अगर अवार्ड और सेटलमेंट में मिल रहा है तो वो आपका जो है वो वेजेस में उस मनी को, वो जो आपको पेमेंट मिल रही है, जो अमाउंट मिल रहा है उसको आपके वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप ओवर टाइम पे कोई काम कर रहे हैं, ओवर टाइम वेजेस आपको मिल रहे हैं, तो उसको भी आपके वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, एडिशनल रेम्यूनरेशन वो किसी भी नाम से मिल सकता है आपको। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन भी दे रहा है तो उसको भी आपके वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है, टर्मिनेशन होने पर अगर आपको कोई सम मिलता है उसको भी आपके वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है, जो लास्ट है, जो जिसको इंक्लूड किया जाता है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्कीम चल रही है और उस स्कीम में आपको कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन मिलता है आपके जो बेसिक वेजेस हैं उनके अलावा, तो उसको भी आपके वेजेस में इंक्लूड किया जाता है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आपकी बताई गई हैं कि इनको आपके वेजेस में, जब आप वेजेस का जो अमाउंट कैलकुलेट करते हो, ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करते हो या नेट अमाउंट जब आप कैलकुलेट करते हो, तो उसमें इन 6 चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। अवार्ड और सेटलमेंट, ओवर टाइम वर्क, एडिशनल रेम्यूनरेशन, सम पेएबल ऑन टर्मिनेशन, और लास्ट जो है कोई भी सम आपको किसी स्कीम के अंडर में मिल रहा है उसको भी आपके वेजेस के अमाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। अब बात आती है कि किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है जो वेजेस में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं आपके वेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करते टाइम। तो सबसे पहले आपकी बात की गई कि आपको जो भी बोनस मिल रहा है, चाहे वो प्रॉफिट्स में से मिल रहा हो चाहे कहीं से भी मिल रहा हो, उसको आपके वेजेस के अमाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कोई हाउस अकोमोडेशन है
वो मिल रहा है, या फिर आपको लाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो मिल रही हैं आपको। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये एमिनिटीज़ की बात है, ठीक है। आपको कुछ पर्क्स मिल रहे हैं, एमिनिटीज़ मिल रही है, तो वो पर्क और जो अमेनिटीज़ हैं वो आपकी वेजेस में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। हाउस अकोमोडेशन है, लाइट है, वाटर है, मेडिकल अटेंडेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो वो आपकी वेजेस में इंक्लूड नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद आता है आपका, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पेंशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसको भी आपके वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात की गई। जैसे अगर पीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है आपकी ट्रैवलिंग अलाउंसेस की और ग्रेच्युटी की, तो इन सबको भी आपके वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें मतलब ये याद करने के लिए है आपको कि वेजेस, जब हम डिडक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें बेसिकली वेजेस का होता है कि सबसे पहले हमें वेजेस कैलकुलेट करने होते हैं कि वेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो ये वाला जो मेथड है वो हम वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअल में वेजेस क्या माने जाएंगे वो इस मेथड को लगाने के बाद, इस फॉर्मूला को लगाने के बाद जो अमाउंट आता है वो एक्चुअली में आपके वेजेस माने जाएंगे अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है, यही इम्पॉर्टेंट है, यही आपको देखना है, पूरे एक्ट में यही काम आएगी आपके, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो आपका सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूँ, तो सेक्शन 4 आपका बेसिकली बात करता है कि कौन लोग हैं जो माना जाएगा कि वो ऑब्लाइज्ड है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो आपको वेजेस पे करेंगे, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, उसको मान लीजिए कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेजेस देने के लिए, सेक्शन 4 में बताया गया है। और अगर हम बात करें कि शिप की या इसकी, तो जो भी सुपरवाइज कर रहे हैं, जो मतलब आपको सुपरवाइज हैं या हेड हैं उस डिपार्टमेंट के, बेसिकली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं या कॉमन सेंस की टर्म में बात करूं, तो उन्हीं को जो है आपका माना जाता है रिस्पॉन्सिबल वेजेस का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब आपकी बात आती है सेक्शन 5 की। तो सेक्शन 5 आपका टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करता है। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात वो कैसे करता है, वो ये बताता है कि आपके जो वेजेस हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। तो ये जो रेगुलेशन है आपका रेगुलर इंटरवल का या पर्टिकुलर फॉर्म का, वो आपका सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो सैलरी पे करनी है उन एम्प्लॉयज़ की, आपको अंडर सेक्शन 5 वो सैलरी नेक्स्ट मंथ के 7th डे से पहले करनी होगी। लाइक मतलब अगर मैं बात करूं जून की, तो जून की मेरी सैलरी जो है वो बिफोर 7 जुलाई या फिर 7 जुलाई तक, ठीक है, बिफोर 7 जुलाई और 7 जुलाई तक मुझे मिल जानी चाहिए। ये आपका रूल बनाया गया सेक्शन 5 में। ये लेकिन वहाँ है जहाँ आपके एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो 1000 से ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो अगर 1000 से ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर 1000 से ज़्यादा है तो आप 10 तक कर सकते हो, मतलब 10 डेज, मतलब जो आपका पहला वाला मंथ है वो एंड हो रहा है जिस दिन, उसके नेक्स्ट 10 डेज के विद इन नेक्स्ट 10 डेज आपको जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस करना होता है। ये आपका बताया गया सेक्शन 5 में। इसके अलावा वहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर मान लो आपकी कोई शिप है, वाफ है, इन पे अगर कोई काम कर रहा है, तो जिस दिन वो शिप और वाफ का डे लास्ट डे होता है उसके विद इन 7 डेज आपको वो पेमेंट करना होता है। तो ये आपका जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन रिलेटेड टू द इंटरवल्स, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पेमेंट होना चाहिए वेजेस का। और सेक्शन 5 ही ये बताता है कि जो मंथली है, मतलब 1 मंथ में आपका ये जो पूरा होना चाहिए पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब इंटरवल्स जो है 1 मंथ की होनी चाहिए। मतलब आज है
उसका नेक्स्ट मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ का उसके नेक्स्ट मंथ में, इस तरीके से आपका पेमेंट होना चाहिए। ये आपका जो एक प्रॉपर मेथड होता है वेजेस को पेमेंट करने का। तो इस तरीके से जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो रेगुलेट करता है एम्प्लॉयज़ के वेजेस के पेमेंट को, ताकि उनका कोई किसी भी वे में रिलेटेड टू पेमेंट, मतलब कोई भी एक्सप्लॉयटेशन जो उसका एम्प्लॉयर है वो ना कर सके। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिडक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 7 पढ़ेंगे। बेसिकली वही आपके सिलेबस में दिया गया है, मेन जो है वो वही है। आज मतलब जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको वही पढ़ाया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार अपने बेयर एक्ट में भी देख लीजिएगा, डेफिनेशंस में वेजेस की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। बाकी जो पेमेंट डिडक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.